बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ तो करेंगे, मगर ये बिल्कुल एक मैं कहूँगी ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सिचुएशन चल रही है उस पर तो हम बात करते हैं, मगर उससे पहले जो जड़ावाला के अंदर लर्जा खेज सूरत हाल थी और आज सारा दिन बनी रही, अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक हम स्टार्ट पे आगाज़ पे बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम सियासी माहौल की तरफ बढ़ेंगे तो निगरान हुकूमत की बात करेंगे, जिसने आते यके बाद दीगरे मैं कहूँगी बिजली और पेट्रोल के झटके जो है आवाम को देना शुरू कर दिए। मेरा सवाल ये होगा आमिर साहब से, नए चेहरे आ गए हैं मगर पॉलिसी पुरानी है, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या हालात बदलेंगे भी, और इंतखाबात बर वक्त कराए जाएं, ये हर पाकिस्तानी का सवाल है। इसी हवाले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त भी पहुंच गई है और हमारे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने वो काम कर दिखाया जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि फाइनली वो काम हो गया। वो काम क्या, उसकी डिटेल क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इक़्तिदार जाते पीडीएम जो है उसकी मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एफआईए ने मुफ्त आटा और मोटरवे समेत 4 मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे तहकीकात शुरू कर दी हैं। आमिर साहब, सियासत के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, करते रहेंगे, हमेशा होती है, मगर सबसे पहले जड़ावाला सारा दिन वहाँ जो सूरत हाल बनी रही उसके ऊपर मैं चाह रही हूँ आप अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। इतनी तकलीफदा रही और मीडिया ने बड़ी ज़िम्मेदारी से दिखाया कि कई दफ़ा इस तरह की वक्त से पहले दिखाने से जो है वो फ्लेयर अप होता है और जो जाहिल लोग और मज़मूम इरादे वाले लोग उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात ना की जाए और इनको दबा दिया जाए। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह है कि आप देखें जो उसके वहाँ पे मुश्तल मुजाहिरीन मसीह आबादियों में घरों और सरकारी इमारतों को आग लगा दी। कुरान की मुबैना बेहुरमती थी, जिसके बाद मुबैना तौर पे इंजील मुबारक को भी जलाया गया। फिर गिरजा घरों समेत कोई कॉलोनी के 15 मकानात गिरा दिए। ये जड़ावाला में ईसा नगरी के तो घर से लोग छोड़ के भाग गए, बेचारे को जाना पड़ गया। फिर यहाँ तक हालात ख़राब हुए कि मुजाहिरीन की लूट मार भी शुरू हो गई कि रेंजर्स तक को तलब करना पड़ गया। और वहाँ पे छोटे छोटे चर्चेज़ भी हैं, सल्वेशन आर्मी का चर्च है, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च है, फिर जो है एक और चर्च है, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई। तो ये बड़ी तकलीफदेह है, मगर उसमें एक मुनासिब बात ये थी, ये होना भी चाहिए था कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज़ ने इसकी मजम्मत की है, तमाम तबकों ने इसकी मजम्मत की है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और ख़ास तौर पे ये कहा है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, हमारा पाकिस्तान बना ही अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। हम उस वक्त अक़लियत थे और हमारे बनाने का मकसद ही यही था। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पर किया जाए। और ये पहले भी हम इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, क्योंकि इंडिया में जब इस तरह के होते हैं वाक़यात हम उसकी बड़ी ज़्यादा मजम्मत करते हैं कि जी ये वहाँ पे होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा लाजिम है कि हमारी तो बड़ी छोटी सी अक़लियत है, उनकी ये करना, और इसकी वजह से हमारी अदालतें और हमारा मीडिया और अक्रॉस द बोर्ड उलमा ने उसकी मजम्मत की है, हमारे मसीही रहनुमाओं ने उसकी मरम्मत की है। और उसके बाद फिर उसका सद्देबाब भी होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पे हुक्म दिया था जब मंदिर गिराया गया कि इसको बना के दिया जाए। जो लोग इसके अंदर जो मुजरिम पाए गए थे और बड़ी जल्दी फैसले हुए, इस तरह रहीम यार खान में हुआ, इस तरह डेरा इस्माइल खान में हुआ। तो हमारे यहाँ ये एक हो जाता है कि कम अज़ कम नहीं होना चाहिए, मगर कम अज़ कम ये है कि उसके ऊपर सब लोग शर्मिंदा होते हैं। और उसके अंदर एक जो इसके पुराने अगर आप फिगर्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा ये जो रिसर्च है कि अब 100 के करीब जो है ना ज़ायद अफराद क्या में पाकिस्तान से देखे गए हैं, ये हमारे टीम ने रिसर्च की है, वो इस तरह ही इल्ज़ामात में मारे गए हुए हैं। कत्ल होने वालों में जिनको इस तरह के वाक़यात में इल्ज़ाम लगा के मार दिए 18 औरतें शामिल हैं और जो है 1400 से ज़्यादा अफराद पर ये इल्ज़ामात लग चुके हैं पाकिस्तान से अब तक। जी जी बिल्कुल। और इसमें 107 ख़वातीन और 1308 मर्द शामिल रहे हैं। और इसकी 70% जो भी गौर करने की बात है वो पंजाब में होता है। पंजाब में ये मसला ज़्यादा वो है। और इसके मतलब क्रॉस द बोर्ड ये एक हमेशा होता रहा है
कि आज तक कोई ऐसा केस नहीं है जो कि साबित हो कि किसी को फांसी हो। सारे ही जो केसेस आए हैं वो साबित नहीं हो सके, इसलिए इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें तजवीज़ दी हुई है क्योंकि ये कानून मिसयूज़ होता है, तो इसलिए इसके अंदर इसको दुरुस्तगी करनी ज़रूरी है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये बार बार याद कराया जो कि कानून का हिस्सा है कि कानून में ये होता है कि अगर मैं आप पे जो इल्ज़ाम लगाऊं अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मुझे एग्जैक्टली वही सज़ा होगी जो आपके लिए तजवीज़ है। तो ये इस्लामाबाद के फैसले में इस बात का बार बार इसकी यकीन दहानी कराई हुई है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और साबित नहीं कर सकते तो उनको भी वही सज़ा दी जानी चाहिए जो कि इसके साबित होने पे है। तो इसलिए बड़ा है, बारह इस पर हम फॉलोअप करते रहेंगे, बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। सही है, और उम्मीद करते हैं जल्द हालात वहाँ पर जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं ज़रा सियासी मामला की तरफ। आमिर साहब, निगरान हुकूमत 3 दिन हो गए हैं, वे 3 दिन में पहला सबसे बड़ा झटका दे दिया उन्होंने। नहीं, ये पेट्रोल बम जो गिराया गया है ये 17 रुपये 50 पैसे और 20 रुपये का डीजल का वो इजाफा कर दिया गया है, अब 290 का हो गया है। आप देखें सिर्फ इसी साल में ही जनवरी में ये 214 का था और उसके बाद ये 1 साल 8 महीने के अंदर ये 290 को क्रॉस कर गया है। 80 रुपये का ये फ़ायदा हो गया, मतलब बढ़ावत आ गई है सिर्फ 8 महीने में। और गवर्नमेंट को आप इसका इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, बल्कि आप ये देख लें कि उनके लिए एक बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़ी चालाकी से पिछली गवर्नमेंट ने, इसाक डार साहब ने ये फैसला हो चुका हुआ था। पिछली गवर्नमेंट, आपने डार साहब का नाम ले दिया, वरना मेरा जहन में वो पिछली गवर्नमेंट आ रही थी कि आप ये डार साहब ने जो है ये तजवीज़ उन्होंने जाने से पहले दी थी, मगर ये सारा एटम बम रोक के ताकि उनके ऊपर ना पड़े नई गवर्नमेंट के लिए। अभी तो वो 3 दिन में अभी तो ब्रीफिंग भी नहीं ले पाए, तो ये उन्होंने तजवीज़ उन्होंने किया और जाते वक्त आखिरी जो है बयान दे के गए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आलमी मंडी में होने वाले इजाफे का अवाम पर कम से कम बोझ पड़े, हमारे से ना पड़े मगर आते सारी ये गवर्नमेंट पे पड़े। और इस गवर्नमेंट के ऊपर इससे पहले कि यही हमारे यहाँ तरीक़ाकार है कि पहले PTI के ऊपर सारी तनकीद होती थी, उसके बाद फिर इनके ऊपर मलबा पड़ गया। तो अब जो है ना इनके जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट है, हालांकि इनके महदूद इख्तियारात हैं, मगर लोग फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू करते हैं। मैं सिर्फ और भी बता दूं कि इनके लिए मुश्किलात क्या हैं, इनको विरासत में क्या मिला है, क्योंकि ये आज जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है शुमारियात की तरफ से ये नए इदाद शुमार आए हैं पिछले साल के पिछले साल में जो जून से शुरू हो के जून पे ख़त्म होता है, तकरीबन 15% कमी हुई है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी बड़ी सनतें जिसके ऊपर आपकी सारा कुछ डिपेंड करता है, बेरोज़गारी, आपका जो है GDP। उसके बाद 11 माह में चीनी की पैदावार में 15% कमी हुई है। कॉटन यान जिससे टेक्सटाइल हमारी मेन सबसे बड़ी प्रोडक्ट है वो उसमें 22% की कमी हुई है। क्लॉथ जिसमें 12% की कमी हुई है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत में 13-14% तकरीबन। खाद की पैदावार जिससे किसान बहुत डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं वो 9% कमी हुई है। तमाम ही में हुई है। तैयार मलबूसात जो कि एडेड वैल्यू एडेड होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारे एक्सपोर्ट्स का भी है और उससे हमें ज़र मुबादला भी मिलता है, उसमें 27% इजाफा हुआ है। तो कैबिनेट को और मौजूदा निगरान गवर्नमेंट को ये विरसे में मिला है। मगर ये ठीक है, जिसमें आपने कहा जी तीसरे दिन उन्होंने ये करवा दिया, तो ये इन तमाम चीज़ों का इसको डे टू डे भी हैंडल करना, हालांकि उनके थोड़े से इख्तियारात कानूनन बढ़ा दिए गए हैं, मगर ये चैलेंजेस उनके लिए जब ये खबरें आती हैं कि ये 6 महीने या 8 महीने जाएगी गवर्नमेंट, तो ये शॉर्ट टर्म में जो पाकिस्तान के मसाइल हैं कोई भी गवर्नमेंट नहीं अभी जल्द शॉर्ट टर्म में हल कर सकती, इसके लिए महीने नहीं साल चाहिए। जाने वाली हुकूमतें तो 5-5 साल इसलिए इनके लिए रीज़न है कि इस मलबे को अपने पे ना पड़ने दें। ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं, तो इसलिए इसको तनाज़ुर में देखना इसका जवाब ले लेते हैं। क्या ख्याल है? इस वक्त हमारे साथ नून लीग से सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी करमानी साहब के बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये कह दूं कि कैबिनेट के हवाले से मैं जिक्र कर लूं। पहले नाम लेंगे?
सारे ले रहे हैं, मैं नहीं लेता, मैं लूंगी, आप नाम ही नहीं लेते चलते जा रहे हैं। मैं रहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता लॉबिंग होती रहती है, तो इसलिए नहीं। हर जगह पे नाम है, हर जगह पे डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का नाम आ रहा है, गौहर एजाज साहब का आ रहा है, ताबिश गौहर साहब का आ रहा है, सरफराज बुख्ती साहब का आ रहा है, जलील अब्बास जिलानी साहब का आ रहा है, आहद चीमा का आ रहा है। किसका नाम नहीं आ रहा? सबके आ रहे हैं। नाम आ रहा है, नामों के मतलब जब तक आ नहीं जाते, नोटिफिकेशन नहीं होता, तो जब तक फाइनलाइज कुछ नहीं है। मगर इसके अंदर सिर्फ एक दो मसाइल ज़रूर हैं जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जिनका डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या कहते हैं उसको, मफादात का टकराव। हाँ। ये जो है एक टर्म उसका तर्जमा किया गया है। तो उनकी इंडस्ट्रियलिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, और उसको वो भी ऐसे कि जो डायरेक्टली सबसे बड़ी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं और रियल एस्टेट में भी शामिल हैं, और उन पर बहुत ज़्यादा पहले भी इल्ज़ाम हैं कि LDA में रिश्तेदार अपने लगा के उन्होंने उससे फ़ायदे लिए में। जब इस तरह के लोगों को अब लगाएंगे, इस तरह के नाम आ रहे हैं। दूसरा ये है कि सियासी पार्टी से अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कोई मुंसलिक है तो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लेंगे। जो ये नाम पड़े उनमें से एक दो के वो वाले उसके अंदर नाम आ जाता है। मगर डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं क्विकली कह दूं कि ये जो तासुर लिया जा रहा था, एक PDM की पार्टियों को ये समझना था कि वो खिलन को मांगे चांद है ना, कि जी PTI को दफन भी कर दिया जाएगा और बड़ी आराम से फिर बर वक्त इलेक्शन भी हो जाएंगे और हमें दोबारा जो है हुकूमत में वो मुश्किलात नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि ये इतना आसान नहीं है। और तीनों के लिए ही, सारी पार्टियां PDM के लिए ना दो चार जो बड़े इशारे आए हैं मुश्किलात के। पहले ये कि FIA फ़ौरन जो है जो तमाम केसेस दबे हुए थे वो एक्टिव हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक आटे से रिलेटेड जो मुफ्त आटा स्कीम थी जिसके मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत तनकीद की थी कि ये बहुत स्कैंडलस है। तनकीद उनकी तरफ से आई थी कि बहुत स्कैंडल है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे बनाए जा रहे हैं। उसमें मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख थैलों की खुर्द-बुर्द की शिकायत थी। FIA ने ये खोल दी है। ये डायरेक्टली नून लीग की, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के मुतल्लिक है। फिर JUI जो कि आज मौलाना फजल रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, मगर उस पर कोई उनके साथ रियायत नहीं बरती गई। उनसे रिलेटेड, क्योंकि मौलाना असद जो है कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, तो मोटरवे की जो ज़मीन ख़रीदारी की गई थी उसकी बेज़ाब्तियों के मुतल्लिक भी FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ये कोई 32 अरब रुपए के खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम हैं और ये भी है। फिर पीपल्स पार्टी से रिलेटेड आप समझ लें, सांगड़ और दादू में 103 अफराद को 31,000 टेंट और राशन दिया गया था। और सबसे अहम जो है कि जो कि अभी भी सिलसिला जारी है कि बैंकों के मतलब ये इंक्वायरी दोबारा शुरू हो गई थी, ये दबा दी गई थी कि डॉलर रेट के ऊपर जब बढ़ रहा था तो ये बताया गया था कि उसके अंदर 8 बैंक शामिल थे। फिर हुकूमत उन्हीं बैंकर से जो है मुज़ाकरात करती रही और मशवरे लेती रही कि गवर्नमेंट कैसे ठीक करनी है। और ये सिलसिला अभी भी जा रहा है कि LCs खोलने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है और वो जो इंटरबैंक रेट से कम ज़्यादा करके मुनाफा कमाया जा रहा है। और ये इल्ज़ाम ये था कि ये तकरीबन मेरा ख्याल 65 अरब रुपए का इल्ज़ाम आता है। अब मैं डॉक्टर साहब से को तकलीफ देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप क्योंकि हैं तो आपका ताल्लुक़ नून लीग से हैं, पर मैंने आपका इसलिए मद्दा हूँ कि आप बड़ा एक इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं इश्यूज़ के हवाले से, जो ख़ास तौर पे कुछ इश्यूज़ जो करप्शन वगैरह के दे वेरी डियर टू यू। तो ये अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट के मतलब एक बड़ी खामोशी है। प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया है मगर कोई किसी तरफ से मुबारकबाद नून लीग के, मरियम बीबी का कोई ट्वीट या किसी नवाज शरीफ का बयान, कोई ऐसी खुशियां नहीं मनाई गई जिसका बहुत ज़्यादा पहले कहा था कि जी ये आएगी केयर टेकर। क्या क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आमिर मतीन साहब और शुक्रिया मोहतरमा सरवत बीबी। मैं आपका जवाब देने से पहले जो आपने शुरू में बात की है, जो आज जड़ावाला वाक़या हुआ है, उस पर मेरा बहुत दिल दुखी और गमगीन है और मुझे बहुत ही तकलीफ़ है। और काश कि जो हमें ये मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता रहा बचपन से, उसमें काश कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 वाली तकरीर को भी अगर निसाब का ज़रूरी हिस्सा कंपलसरी बना दिया जाता
और हर दफ्तर और घर में उनकी ये तकरीर जौन सी थी दीवारों पर कुंदा कर दी जाती, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज एक मुजाहरा हुआ है, एक इंतहाई दर्दनाक, ये मुजाहरे या इनमें कमी आ जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं और मुझे बहुत ही दिली अफसोस है। अब आगे आपकी जो सवाल जो केयर टेकर के हवाले से, देखिए ये दुल्हन आ गई है, अभी उसका जहेज आना बाकी है। मैं इसको ऐसे देखता अच्छे अल्फाज है। तो वो जहेज की फहरिस्त बन रही है, मेरा ख्याल एक आध दिन में वो भी आ जाएगी। असल इशू ये है, देखिए कि मैं समझता हूँ कि इस पर मैंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, चूँकि काकड़ साहब मेरे कुलीग रहे हैं 6 साल से सेनेट में अब भी, तो आई हैव वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली। वो एक जेंटलमैन है, समझदार आदमी है, तो उनको तो मैंने वेलकम किया एज अ कुलीग इन द सेनेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एज अ पॉलिसी मैटर, चूँकि ये केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप है, उसमें इसके साथ कनेक्ट नहीं अपने आप को करना चाहिए। नहीं, मैं कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल मैं तो खास तौर पे कहा है कि कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए, मगर एक एज अ कर्टसी, जिस तरह आपने कहा कि आपके कुलीग रहे हुए हैं, तो आप एक मुबारकबाद दी जाती है जब एक चेंज ऑफ गार्ड होती है, ट्रांजिशन होती है कि जी गुड लक टू यू, आपसे उम्मीद की जाती है कि बच्चे काम करेंगे। कोई इस तरह की टोटल खामोशी है, एक सरसरी सा भी कोई किसी किस्म का आपकी पार्टी की तरफ से बहुत ही कम मैंने नहीं देखा कोई बयान आया हो। क्यों? आमिर भाई उसमें ऐसा है कि आपने अगर देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको ग्रीट भी किया, वेलकम भी किया और उन्हें बेस्ट विशेस भी दी, और सिंस ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अगर शहबाज साहब की तरफ से भी आ गया है तो लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं बाकी लोगों को भी मैं माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा शकूक हो गए हैं कि शहबाज साहब ने बिल्कुल उनको मुबारकबाद भी दी है, मगर आज जावेद लतीफ़ साहब का ये बयान आया है, उनका जी शहबाज साहब और इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाकाम रही है, और क्योंकि जो है ये 2017 वाला जो पाकिस्तान है था वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ला सकते हैं, तो ये एक उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि शहबाज कैंप सा एक बन गया है और एक नवाज कैंप सा बन गया इसी वजह से। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी जावेद साहब की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये कोई पार्टी पॉलिसी तो है नहीं। जाहिर है अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनको नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सपोर्ट और ब्लेसिंग हासिल थी। अब चूँकि हालात ऐसे थे कि जिसमें हमें समझते हैं कि पाकिस्तान मिला, तो उसमें ज़ाहिर है चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर और कोई भी क्रेडिट आप हमें नहीं देना चाहते तो कम से कम इतना ज़रूर क्रेडिट हमें दीजिए कि वो जो सुबह दोपहर शाम डिफ़ॉल्ट का एक मंत्रा पढ़ा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ ने कम से कम उसमें और इसहाक डार साहब ने उससे तो कम से कम निकाला। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ये आइडियल सिचुएशन हर आइडियल नहीं है, मगर बड़े अब खदशात से आ रहे हैं PDM की जमातों से कि वो भी फिक्रमंद हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, तो क्यों हैं ये खदशात? सर उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान में जो आप माजी में देखें 75 सालों से, और ख़ुसूसन आपको याद होगा कि इलेक्शन का जो एक मौसूफ आए थे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा और फिर वो मजाक बन गया और वो फिर एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर जाके इलेक्शंस हुए। एक तल्ख तजर्बा है, तल्ख तारीख़ है हमारी, जिसकी वजह से एक बेयकीनी की सी और गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा चारा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि देखिए अब एक तो फैसला हो गया आमिर भाई के यहाँ नई मरदमशुमारी के तहत होना है, उसमें 4 महीने तो लगेंगे उसको डिलिमिटेशंस मरदमशुमारी, फिर उसके बाद इलेक्शन स्कीम अनाउंस होनी है, फिर आपने कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को कैंपेन टाइम भी देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं ये फरवरी तक जा सकते हैं। हाँ, अगर इसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक टेस्ट है, ये
चूँकि बुनियादी तौर पर इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना, इलेक्शन कंडक्ट करना, केयर टेकर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। डॉक्टर साहब ये जो है आपकी गवर्नमेंट नहीं, CCI वाला, हालांकि ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, ऑलरेडी कोर्ट में ये जा चुका है कि 2 निगरान गवर्नमेंट्स थी तो उनकी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट वाला इख्तियार नहीं था इसको करना। पर बहरहाल आपने ही ये 6 माह का गुंजाइश निकाली इलेक्शन कमीशन के लिए। अब इलेक्शन ये कमीशन कह रहा है 6 माह में तो ये हल्का बंदियाँ होंगी, हमें वोटर लिस्टों को भी रिवाइज करना है, उसके लिए 2 माह अलहदा होंगे। सो लिहाजा मार्च से जबकि जिसमें सेनेट के इलेक्शन होने उससे भी आगे जा सकता है। दूसरा इखलाकी पोजीशन कि जब पंजाब और KP की इलेक्शनों में डिले करवाने में जो है PDM की गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज ना होने का बहाना, कि फोर्सेस ना होने का बहाना कि कच्चे में फोर्सेस चली गई हैं, उसके बाद कोई इखलाकी जवाज़ रह जाता है कि इसके मतलब जो है कोई प्रोटेस्ट करने पे? आमिर साहब, आपकी मैं बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि जो ओनर्स था वो तो लड़ाई करता था इलेक्शन कमीशन पर। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो इलेक्शन कमीशन ने भी वहाँ यही कहा था कि वो इलेक्शन कराने की भी पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल डॉक्टर साहब तोसी कर दूं, ओरिजिनल बयान था कि हमें ये रिसोर्सेज मुहैया कर दी जाएं तो हम बिल्कुल पोजीशन में हैं। बाद में उन्होंने फिर बदला कि जी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना हमारा हक है। अच्छा, अब उसमें फिर आप ये देखिए, मैं ज़ाहिर है एक मामला जो अदालती मामलात पर मैं बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं बड़ी एक पतली गर्दन का मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लेकिन देखिए उसमें फिर एक ये भी तो सवाल उठता है ना कि क्या KP के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या KP के आइन के तहत नहीं आता कि अदालत उज़्मा जो थी वो क्यों स्ट्रेस दे रही थी कि जी आप पंजाब में इलेक्शन कराएं, लेकिन KP की तरफ नहीं जा रहे थे? मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं समझता हूं कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए थे, अब नहीं हुए, तो बजाय इसके कि हम उसको अब रिपीट करें, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अब जो इलेक्शन है वो कम से कम मिनिमम उसमें कम से कम डिले हो ताकि लोगों को मौका मिले। आगे सेनेट का इलेक्शन भी आना है और इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आना, और सबसे बड़ी बात आमिर साहब कि देखें लोगों को यहाँ आप मौका दें, वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और अगले 5 साल के लिए किसी की भी गवर्नमेंट आए वो अनइंटरप्टेड चले ताकि इस मुल्क में कोई पॉलिसी हो, कोई कम से कम। अभी तक तो इस मुल्क में सर यही हुआ है कि सिस्टम वही है, वही पड़ा हुआ, ये डीजेनरेटेड सिस्टम है। मैं इसीलिए डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि आप मिडिल क्लास की जो आपने हवाला दिया, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि आपके वालिद साहब की सभी न्याजबंदी का शर्फ हासिल रहा है, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि आप सच्ची खरी बात करते हैं कि ये जो आखिरी चंद हफ्तों में जिस तरीके से कानून साजी की गई, तो जिस तरीके से जो कानून भी बनाए गए जिससे कि आपने एजेंसियों के इख्तियारात बढ़ा दिए, इलेक्शन कमीशन के बहुत इख्तियारात बढ़ा दिए, फिर ये बाद में इलेक्शन को टाइम पे रोकने के लिए जो एग्जेक्टिव फैसले और कानूनी फैसले किए गए जिस तरीके से बनाए गए, उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग अब उसको ऑन ही नहीं कर रही कि वो एज एफ ये हुआ ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? तो सुली बात है। देखें, मैं इस पे जाहिर है दो ओपिनियंस हैं इसमें जी। एक तो आमिर भाई, कुछ कानून साजी ऐसी थी जब भी कोई असेंबलियां जानी होती हैं तो वो जेन्युइन पेंडिंग होती हैं, वो होती हैं। मसलन एक बिल था आया अखुवत के हवाले से, जो ये काम कर रही है, एक NGO है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसको पास किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चंद ऐसे भी कवानीन पास किए गए उजलत में जो कि अगर इंतज़ार कर लिया जाता आइंदा पार्लियामेंट के आने का तो मुनासिब होता। लेकिन अब क्या किया जाए कि अब हो गया है वो, तो उसका अब अंडू तो हो नहीं सकता। असेंबली चली गई है, अब इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म हो गया है। बेहतर होता कि उस पर मज़ीद और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई ऐसा कानून साजी अगर करनी थी करते जिससे कि लोगों को कम से कम उस पर एतराज़ होता। मैं आपसे पार्टली इत्तफाक करता हूँ, तमाम कानून साजी नहीं, लेकिन उजलत में जो कानून साजी हुई, और उसमें देखिए कि एक आध कानून साजी को वापस भी लिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने अपना डिस्प्लेयर शो किया
वो जो एक टेररिज्म के हवाले से थी जौन सी, जिस पर अपोजिशन खड़ी हुई, हम खड़े हुए, अपनी पार्टी के लोगों ने, सेनेट में पीएमएलएन के लोगों ने उसको अपोज किया। तो मैं समझता हूं कि लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह कि आप खुद देखिए कि इस मुल्क में पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा रोता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है, ये इसमें लोगों की प्रॉक्सियां बैठी हुई हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास के इसमें बैठे हैं, मेरे जैसे, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लीडरशिप की वजह से वो असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंच गए। आप देखिए मसलन पीछे अभी सेनेट में एक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बिल था, उसको टूथ नेल अपोज किया गया। लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये क्या फ्रॉड हो रहा है कि एक तालीम को भी आपने इस मुल्क में कारोबार बना लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये उनको क्रेडिट देना पड़ता है कि बड़े हौसले से उन्होंने ये कहा कि ये हमारी तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट थी। तो मेरा ख्याल काफ़ी लोग उनसे एग्री भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, कुछ मजीद बात करेंगे आप या फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं? ब्रेक पे आप चली जाएं उसके बाद, क्योंकि ये बड़े अभी कुछ नामों पे भी तबसरा करें। आपने नामों को जो है ना बिल्कुल आया गया कर दिया, लेकिन मैं जान नहीं छोड़ने वाली। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जो कैबिनेट की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर आ रहे हैं, उनके ऊपर आमिर साहब की रिजर्वेशन क्या है या कितने वो क्रेडिबल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, वही कैबिनेट वाली बात आप गोलमोल कर जाते हैं। आ जाइए इस बात के ऊपर, तमाम जगहों पर ये नाम डिस्कस हो रहे हैं, कितने क्रेडिबल हैं, क्या क्या इनके रिजर्वेशन है इन नामों के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा, मगर वो आज फॉर एग्जांपल एक नाम चल रहा है शुएब सडल साहब का, बड़े मुतबर नाम है। जी बिल्कुल। तो उनका बयान छपा हुआ था कि जी मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया, जिसको वजीर बनाया जाता है उसको कम से कम पूछ लिया जाता है कि आपकी मर्जी है या नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिलक्टेंट हूँ। मगर मैं इसके ऊपर जो इसके लिए पीछे सोच होगी ना, उसके मतलब मुझे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लियरली अब आ गया है कि जो खामोशी ज़ाहिर है वो डॉक्टर साहब जो है ना, किरमानी साहब नहीं कह सकते थे कि एक नवाज शरीफ की कैब की तरफ से खामोशी है, गर्म जोशी और इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा 30 साल से जो शहबाज शरीफ साहब वो गर्म जोशी मुनासिब दिखा रहे हैं। और वो जो है उन्होंने अख्तर साहब को, काकड़ साहब को भी जो है ना, काकड़ साहब को भी जो है ना मुबारकबाद दी है। मगर दूसरे कैंप से नजर आया उनको खुदशात बढ़ गए हैं। एक तो खुदशात बढ़ गए हैं, फिर दो उनका ये डर है कि उनको कि ये सारे मलबे से वो दूर अपने आप को करना चाह रहे हैं, डिसोन करना चाह रहे हैं। तीसरा उनको फिक्र है कि शहबाज शरीफ साहब, ये हुआ नहीं आज तक, आज भी नहीं जाएंगे, मगर उनके मुकाबले में वो बहुत उनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं। सो एक वजह तशवीश है। जो नाम जो आ रहे हैं उसके अंदर नवाज कैंप के किसी के नाम नहीं आ रहे। जो आप नाम पढ़ रही हैं वो शहबाज शरीफ के कैंप के लोग आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नाम आज चीमा का भी आ रहा है। अब आज चीमा एक बड़ी कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो केसेस जो है ख़त्म हो गए, मगर वो पता है नैब के अंदर जो इस तरीके से केसेस उस वक्त सवालात उनके ऊपर बड़े जायज़ थे कि वो जो उठाए गए थे वो कोई छोटे सवालात नहीं थे। मगर एक बंदा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, फिर उसको एक 19वें ग्रेड को अफसर को आप ला के सारे 22वें पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है एडवाइज़र लगा दें। अब उनका नाम कैबिनेट के लिए भी जा रहा है, तो वो शहबाज शरीफ से डायरेक्टली लिंक्ड है। उस तरह ही जुल्फ़िकार चीमा साहब अच्छे अफसर रहे हुए हैं, मगर उनके भाई MNA नून लिख के रहे हुए हैं, उनकी भी उधर मोहब्बतें हैं। तो फिर वो ये एक वो मलबा उस तरफ आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके जो कैबिनेट से हवाले से ये जो इसके पीछे सोच है, फिर वो जो मैंने बात की कि ऐसे नाम आ जाएंगे जब कि जिनका मतलब ये है कि आप दूध की रखवाली के लिए बिल्ले बिठाएंगे, जिनका रियल एस्टेट डॉन्स हैं, फिर वो जो पिछली हर गवर्नमेंट में फिट हो जाते हैं। वो जी कभी वो एप्टमा के नुमाइंदा बन के, कई दफ़ा इंडस्ट्री का नुमाइंदा बन के मशावरत के लिए वो नून लीग में भी थे, PTI में भी थे,
पीटीआई में बहुत ज़्यादा करीब थे, वो मतलब जो है पीटीआई चेयरमैन के बड़े फेवरेट थे, फिर दोबारा शहबाज शरीफ में फिट हो गए, अब इसमें भी सुन रहे हैं। तो ये लोग हैं जो कि रियायतें मांगते हैं और अपने अपने ख़ास तौर पर जहाँ पे मफादत होते हैं, तो ये मफादत का टकराव नहीं होगा। तो ये है कि नाम ऐसे आने चाहिए जिनके ऊपर लोगों को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो। और ये जिस तरह के एफआईए की, मैं समझता हूँ ये बुरी बात नहीं कि पीटीआई की तो चलो शामत आई हुई है, ये एफआईए ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, निगरान गवर्नमेंट ने भी अपनी बनाई है कि जो दबी भी जब आप नज़र आएगा कि क्रॉस द बोर्ड तफ्तीश हो रही है, तो चाहे बड़े लोगों को फिक्रमंदी हो गई हैं, ये हमारे खिलाफ सुन के, मगर उससे केयर टेकर गवर्नमेंट की और निगरान वज़ीर आज़म की थोड़ी सी तकरीब में इजाफा होगा, लोगों के जो खदशात हैं वो कम होंगे। ठीक है, मैं अगले मामले पे जाती हूँ, मगर उस पर जाने से पहले इस पे मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आमिर साहब, आपने आजिमा के हवाले से बात की है, मुझे याद पड़ता है शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए हैं, जाते जाते वो अपने 3 टीम के लोग थे जो वो काकड़ साहब के लिए छोड़ के गए हैं, उसमें एक आजिमा है, एक तौकीर शाह साहब है, एक और साहब है जिनका नाम आता है, 3 लोग हैं। आपको लगता है अगर आजिमा साहब को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा तो तौकीर शाह साहब के हवाले से कोई गुंजाइश बन सकती है? उनका भी नाम वो ये है कि वो ही इज ऑन हिज वे आउट। मैं उनका बड़ा आपको पता है नाकिद राम हूँ, मगर उनकी वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट हो गई भी है, तो वो एक तसलसल जारी है, क्योंकि उनका डायरेक्टली वहाँ से बैठ के वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से रिलेटेड हमारी आगे आइंदा आने वाले दिनों में बड़े मसाइल होंगे। तो वो कंटिन्यूटी के लिए जो है 1 महीना उनका कह रहा है कि सितंबर में गालबन चले जाना है। अच्छा। तो चले उनकी वहाँ पे थोड़ी सी समझ आ जाती है कि एकदम से कंटिन्यूटी वहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए, वैसे भी नई गवर्नमेंट को 15-20 दिन चाहिए होता है, डी ब्रीफिंग होती है कि जी पिछले सिलसिले ये थे। अच्छा। आगे ये वाले हैं, मगर वो आपकी बात ठीक है कि जो शहबाज शरीफ से रिलेटेड अगर लोग ज़्यादा वहाँ नज़र आएंगे तो कम से कम ये नज़र आएगा कि एक झुकाव किस तरह, एक झुकाव शहबाज शरीफ, जिससे कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा परेशान होंगे पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी के सबके खदशात अब जो एकदम से बढ़ गए हैं कि रज़ा रब्बानी साहब 90 दिन का इलेक्शन कह रहे हैं, ये 6 महीने का इलेक्शन कह रहे हैं, तो इलेक्शन मिशन ने आगे वोटर्स इसका 8 महीने की भी बात की है। तो एकदम ये जो फिक्र से एकदम एक होता है कि ये खुद इजाज़त दे के अब फिक्रमंद क्लियरली नज़र आते हैं कि इनको लगता है कि वही खिलन को मांगे चांद, कि ये जिस तरीके से सोचा गया था कि हनीमून इज़ ओवर, हनीमून नहीं लगता कि अब रह गया है। और हर आए दिन आप देखिएगा ये जो खामोशी है, ये जो है ना लल बिफोर द स्टॉर्म, ये इस तूफान के हल्की हल्की लहरें आपको नजर आएंगी और ये बढ़ती जाएंगी, मुझे लगता है बढ़ती जाएंगी। कुछ जब इनकी मर्जी के काम नहीं होंगे, कुछ सियासी तौर पे अपने आप को डिस्टेंस करना चाहेंगे, क्योंकि मसाइल तो वही हैं। वो चाहेंगे कि जी हमारे मसाइल भूल जाएं, हमें तनकीद बंद करना। ये जावेद लतीफ़ साहब का जो बयान आया है कि ये शहबाज शरीफ का मलबा है, ये 16 महीने का नवाज शरीफ का नहीं है। शहबाज शरीफ अभी वो कह रहे थे डॉक्टर साहब कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की मर्जी से ही लगे ना, वो भी फरमा के गए। जावेद लतीफ़ साहब जो है कैसे कर सकते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी पार्लियामेंट में नहीं थी, मगर एवरी डे वो वर्चुअली उनकी हर अहकामात की तामील होती थी, वो पूरा मीडिया देख रही थी, जुलूस कर रही थी, उनकी टीम के लोग बैठे हुए थे, रोज़ टीवी पे भी नज़र आते थे। तो वो अब एकदम वो भी डिस्टेंस कर लें नवाज शरीफ साहब कि 16 महीने का सारी जो खराबियाँ हैं वो शहबाज शरीफ पे हैं। तो वो एक दरार तो दो क्लियरली ये इनमें कभी लड़ाई नहीं हुई, और बड़ी दफ़ा लोगों ने कहा कि फाइनली, मगर अभी लड़ाई नहीं, मगर मैं दोनों के मफादात के अंदर एक टकराव नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ साहब टोटली अपोजिट कैंप में जाते नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो मौजूदा सेटअप की मुखालफत आने वाले दिनों में शायद बढ़ा दें। शहबाज शरीफ साहब इस किस्म का कोई चांस नहीं ले रहे, वो चाह रहे हैं चाहे हुकूमत से चले भी गए हैं तो मौजूदा सेटअप निज़ाम के साथ उनके तल्लुकात ना सिर्फ इस्तवार रहें बल्कि मज़ीद बढ़ाने की उनकी ख्वाहिश होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मसाइल की। आपने बात की आवाम का सबसे बड़ा मसला पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, पानी, ये है। पेट्रोल जो बढ़ा है आमिर साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, केयरटेकर सेटअप के अंदर इसको बढ़ाया गया, लेकिन इसका मलबा उठाएगा कौन? इसका मलबा कौन उठाएगा? ये जानबूझ के मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने ये सारे और भी काफ़ी इस तरह के इक़दाम हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ और वो कह चुकी थी इनके पैसे बढ़ाएं। तो ये 2-4 चीज़ें और हैं
कि ये बढ़ाई जाएंगी और वो मलबा इनके ऊपर डालने की कोशिश की हुई है। आप देखें पेट्रोल की कीमत, अगर तो वो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल एक आर्गूमेंट दे दिया जाता है कि जी इसलिए कि वो आलमी मंडियों में ये बढ़ गई, और जब यहाँ आलमी मंडियों में कम भी हो रही थी तो यहाँ बढ़ाई जाती रही और भी बढ़ाई जाती रही। और दूसरा जो गलतियाँ की हुई हैं, एक होती हैं ये कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आलमी मंडियों की कीमत को, दुनिया की कीमतों को कंट्रोल करे, मगर आपके हाथ में क्या था? आपके हाथ में था कि आपने रशिया से उस वक्त तेल मंगवाया जबकि उसका कोई, अब कराची रिफाइनरी वाले कह रहे हैं कि जनाब इतना करके रिफाइन करके 20% उसमें से फर्नेस ऑयल निकल रहा है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब वो एक आधी से कम कीमत पे 1/3 कीमत के ऊपर पूरी दुनिया को, इंडिया को दे रहे थे, उस वक्त ये कहा गया कि नहीं बुलाया ही नहीं जा सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास वो ये। और हालांकि बाकी चीज़ें हम इनडायरेक्टली स्वाप के ज़रिए, करेंसी स्वाप के ज़रिए मंगवा रहे थे, एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो अब उस वक्त किया गया। सो ये गलती है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और ये आप देखिए 12-13 बिलियन डॉलर की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो हैं, हम इसमें से बड़े आराम से सही फैसले होते तो 5-6 बिलियन डॉलर जो कि हमारा सारा क्राइसिस है वो दूर हो सकता था। फिर LNG टाइम पे नहीं मंगवाई गई, एक तो पॉलिसियाँ गलत थी मंगवाने का, इनको तरीक़ेकार के अंदर, मैकेनिज़्म के अंदर लोग खांचे लगा रहे थे। दूसरा ये कि डॉलर नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज, और डॉलर बाय द वे हम सारी बातें कर रहे हैं कि एक पेट्रोल महंगा हो रहा है और एक डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में तो वो 304 से लेके 15 तक हो रहा है, 3rd सेंचुरी भी क्रॉस कर गया हुआ है, और इंटर बैंक में भी शायद 294 के करीब हो गया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के बढ़ने से जो महंगाई का तूफान आइंदा आने वाले दिनों पे होगा, तो वो जाहिर है मौजूदा सेटअप को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके लिए भी ज़्यादा देर इसके अंदर रहना एक मुश्किल सवाल होगा, एक चैलेंज होगा। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और सवाल, हमें आज़रबाईजान से भी तेल और कार्गो इसके हवाले से एक लॉलीपॉप दिया गया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वाह वाह हमने तो बल्ले बल्ले कर दी, हम इस पोजीशन में हैं, वो हमारे पोर्ट पे खड़ा होगा, हम ले ना ले कोई जुर्माना नहीं होगा, हम ऐसी पोजीशन में, वो कहाँ गया? वो एक बैड डील थी और शाहिद खान अब्बासी साहब की इस डील के ऊपर ही वो इख्तिलाफात करके इस गवर्नमेंट से बिल्कुल अलहदा हो गए थे। तो वो उसमें उनका जो आर्गुमेंट था ये कि जनाब वहाँ से आप, मुझे उनके नुमाइंदे किसी ने एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि यहाँ से ये कहा गया जी ये तो आज़रबाईजान की इसी कंपनी से, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ये शायद खान अब्बासी साहब भी बुलाते रहे, उन्होंने कहा जी नहीं हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं लिया था, हमने मार्केट से स्पॉट बाइंग उनकी तेल की थी। अब जो आर्गूमेंट है उनका कि जनाब ये उनको आपने ये कंसेशन दी हुई है कि जब सस्ता होगा, जिस तरह कतर से हमने बहुत अच्छी डील मान ली, हमें बचा गई, हमें वो जो $13 और बाद में $11 के बैरल का हम जो LNG ले रहे हैं वो हमें बचा गई, जबकि मार्केट में 25-40 के दरमियान भी होता रहा। अगर तो जब मार्केट में महंगा हो, गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है कि हमें सस्ता मिल रहा हो कतर से जैसे मिल रहा है, तो जब उनको आपने कह दिया कि सस्ता हो तो वो हम ले लें उनसे, और जब महंगा हो तो वो हमें ना दें, तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्या हुई? और वो वैसे भी बदनामे ज़माना है, जिस कंपनी के थ्रू ये हुआ उसके ऊपर माजी के ऊपर बड़े इल्ज़ामात रहे हुए हैं। सही है, ठीक तो ये है। एक प्रॉब्लम है। इन सारे मसाइल का हल आमिर साहब इलेक्शन है जिसका कोई पता नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक एप्लीकेशन चली गई है। जी, मैं अपने बड़ा यही सी तरफ लाना चाह रहा था कि आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यही है कि ये वैसे तो ये 90 दिन के इलेक्शन का अता बंदयाल साहब के ऊपर ये मलबा रहेगा कि उन्होंने 90 दिन का फैसला दे दिया कि जी बिल्कुल होने चाहिए, मगर उसके बाद उन्होंने कहा जी इम्प्लीमेंट ना करवाने का फैसला जो कर रहे हैं वो तारीख फैसला करेगी। आज लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में गई है, 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये 90 दिन के वो करवाने का, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को तो बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी ही किसी को बुला लें कि क्यों तारीख 6 दिन गुजर गए हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने भी इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने भी खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि आप 6 दिन 7 दिन गुजर गए हैं, आप क्यों नहीं एक अनाउंस कर रहे इलेक्शन के हवाले से। और वो तो 90 दिन कह रहे हैं, जबकि उनकी गवर्नमेंट ने CCI के ज़रिए वो 6 माह की मिनिमम गुंजाइश दे दी भी है, फरवरी का कह रही है उनकी गवर्नमेंट। और उन्होंने दूसरा जो हम भी कहते रहे हैं, लोग भी कहते रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया है ये CCI का होना कि क्या वो निगरान वज़राए आला 2 के साथ हो सकता था।
प्लस उनका जो है इसकी वजह से जो फैसला आया है कि एक्सेप्ट करने से नए सेंसेस जो हैं वो उसकी वजह से जो हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन 90 दिन के रोके जा सकते हैं, नहीं रोके जा सकते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर लिया। पर वैसे मैं इत्तलान बता दूं कि ये फड्डे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, ये पीडीएम तो टूट चुकी है, अब सारी पार्टियां अलहदा हो गई हैं। ये हल्का बंदियां करवाना प्रैक्टिकल टर्म्स में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ा सकते। वो आइन में तरमीम चाहिए कि अगर आप प्रोविंशियल असम्बली की या नेशनल असम्बली की सेनेट की सीटें आइन में लिखी हुई हैं कि यहाँ 342 होंगी सीटें नेशनल असम्बली की, अगर आपने 344 करनी है तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। जब अब ये हल्का बंदियाँ करने जाएंगे पॉपुलेशन की वजह से, तो आप क्या करेंगे, इधर के जो है ना हल्का बंदियाँ की डिस्ट्रिक्ट में इधर से इधर जाएंगी, इधर से इधर जाएंगी, तो जिसका हल्का ख़राब होगा, बढ़ेगा या ज़्यादा होगा, किसी पार्टी का फ़ायदा होगा, किसी उम्मीदवार का फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान होगा और वो शोर मचाएंगे। ख़ास तौर पे सिंध में ये बहुत बड़ा इशू है। ये बाय द वे वहीं से ही पहली एप्लीकेशन आई थी इसके ख़िलाफ़, और कराची के अंदर MQM को बहुत ज़्यादा होंगे जब ये इस तरीके से एक आप देखें ना, हल्का बंदी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपने हल्के बढ़ा दिए, इसके अंदर कम कर दिए, किसी को छोटा कर दिया। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशूज़ आएंगे बहुत ज़्यादा। सो प्रैक्टिकल टर्म्स में पहले ही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया रहा है वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस है। पिछले 10-20 साल से यही है, सिवाय 1970 के वैसे कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हुए हों, या और समटाइम्स फॉर राइट रीजंस आल्सो। जो 2002 का इलेक्शन था या 1990 का इलेक्शन था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, बड़ा ऑब्वियस है कि धांधलियाँ किस किस्म की गई थी, मगर बाकी भी कंट्रोवर्शियल रहे। मगर अभी जो है पहले ही एक पार्टी को आपने बिल्कुल दफन कर दिया हुआ है, उनको जो है लोग या जेल में हैं या भागे में हैं, तो ये उनका नहीं आ रहा। साथ में जब आपकी ये हल्का बंदियों पे भी लड़ाई चल रही होगी, फिर आपकी ये डेट्स के ऊपर भी लड़ाई चल रही है, शेड्यूल के ऊपर, इख्तियारात के ऊपर लड़ाई है कि क्या इलेक्शन कमीशन को जो कानूनन ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो शेड्यूल देंगे, तो क्या उनका इख्तियार जो है वो इलेक्शन की जो शिक है 90 दिन का इलेक्शन, उसके ऊपर वो उसको ओवरराइड करती है, उसके ऊपर ज़्यादा मुकद्दम है। सो ये एक ढेर सारे सवाल हैं जिसका एक मुख्तसर जवाब ये है कि ये आप इजीली अखज़ कर सकते हैं कि जो भी अगले इलेक्शन होंगे वो जितने भी पहले इलेक्शन हैं उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे, अनटिल एंड अनलेस कि तमाम को की तसल्लियाँ की जा सकें, टेबल पे बढ़ा के कोई मिनिमम रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो कर लिए जाएं। वरना एक चीज़ पे तो सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं बर वक्त इलेक्शन के ऊपर, डेट्स का फ़र्क है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ रही है। जो एक बड़ा मीडिया का तबका और काफ़ी अक्लमंद लोग कह रहे थे कि जनाब अल्टीमेटली एतजाज़ हसन भी ये फरमा रहे थे और फरमा रहे हैं कि आप अपने हाथ काट रहे हैं, तो इन्होंने वो कवानीन में तब्दीली करके अपने बड़े वक्ती तौर पे अपने ताकत और मुफादत के लिए हाथ काट लिए हुए हैं, तो अगली दफ़ा ये इनको प्रॉब्लम आएगी। सही है। अभी मैं ब्रेक पर चल रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ढेर सारे बिल थे जो कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भी भेजे गए थे, मगर सदर साहब ने इन बिलों को लेकर वो काम कर दिखाया जो वक्त की अशद ज़रूरत थी। ब्रेक से वापस आके इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, मुझे कहने दीजिए और मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, एक अहम नुक्ता, आईनी नुक्ता जो पाकिस्तान के अंदर डिबेट हुई जब बिल्स के ऊपर, तो वो आमिर मतीन साहब ने उठाया, वो था सदर ममलिकत और उनके इख्तियारात का, और वो उन्होंने इख्तियारात फाइनली इस्तेमाल कर लिए हैं। जी, ये लोग समझ रहे थे कि ये मामला, ये बिल पास हो गए हैं और ये जो है बस ये हो गया, काम तमाम हो गया। तो मुझे ये एक बड़ी बुनियादी बात है, लोग भूल जाते हैं। ये अच्छे खासे सियासतदानों से पूछ लेना, पार्लियामेंट के अरकान बताएं, तो वो कहेंगे सेनेट और नेशनल असम्बली। लोग भूल जाते हैं कि उसका तीसरा रुकन जो है वो सदर पाकिस्तान होता है। जब तक वो साइन ना करें
तो जब तक ये नहीं कानून नहीं बनता, और ये क्योंकि गवर्नमेंट जा चुकी हुई थी, अब ये भी पता नहीं इन्होंने जान के, इनको भी पता था कि इतनी डिले की कि ये सर पे इनके बंदूक रखी गई थी कि करो, और जान के किया है। बहरहाल सदर साहब ने ये फाइनली कर दिया। काफ़ी सारे तो बिल पास हो गए थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गए थे, मगर उन्होंने अभी जो है ना कुछ जो बिल हैं वो उसको रोक लिया है, और उसके अंदर बड़े बड़े जो हैं इंटरेस्टिंग हैं बिल के। कौन कौन से रोके गए हैं मैं क्विकली कर देता हूँ। तकरीबन कोई 12-13 बिल हैं। एक तो CCP कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके अंदर तरमीम थी, जिसके अंदर जो है ख़त्म नबूवत के ऊपर सज़ा बढ़ाने के मतलब था। इस पे किसी को कोई बहस नहीं हो सकती, मगर आज का जड़ावाले का वाक़या जो बताता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसके गलत इस्तेमाल को रोकने की। इख्तियारात तो पहले ही सज़ाए मौत से आगे क्या सज़ा होगी पहले ही मौजूद है। तो आपने जो नाजायज़ लोगों को उसमें फंसाया जाता है गलत इल्ज़ाम लगा के, तो इसके अंदर इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। आज तक ये एक केस भी साबित नहीं हुआ, मगर इसके अंदर कई 1,000-1,400 लोग जो उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हुए हैं। तो इसलिए ये बिल भी उन्होंने कि इस पर बहस कर लें। ये रोकने का मतलब ये नहीं है। अब ये ज़रूर है कि ये बहस अगली गवर्नमेंट करेगी। आधे बिल मैं ये भी समझा दूं कि जो सेनेट से जो बिल पास हुए हैं वो तो लैप्स कर जाएंगे, कोई नेशनल असम्बली नहीं है। जो नेशनल असम्बली से पास हुए हैं और सेनेट में से बाद में गए हैं, तो वो फिर सेनेट में पड़े रहेंगे पेंडिंग। ये उन्होंने कहा इसके पीछे सोच ये है कि बहस करके बनाएं, ये जो आपने बुलडोजर चला के किया है। क्विकली मैं कह दूं कि इसके अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट को एक्सचेंज करना था वो भी है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट मीडिया, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन से लेके ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट तो है, मगर आपके पास टाइम में मुझे आप इशारे कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने बहुत शोर मचाया था वो पैमरा जो HEC के हायर कमीशन के जो इख्तियारात कंट्रोल करने की जा रहे थे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबुओं को हमेशा से शौक रहा किसी तरीके से वो हमारे अंडर आ जाए। उसमें वो चेयरमैन को भी अपने अंडर लाना चाह रहे थे, बोर्ड भी अपने अंडर लाना चाह रहे थे, और सारी ये जो उसकी शिकें थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाए। और आगे इस तरह साग डार साहब ने वो स्कॉलरशिप पे सिफारिशें आती थी, सेक्रेटरी साहब कहते थे इसको दे दो इसको ना दो, और वो उनका पहले ही जो चलिए उनको अंडर करने की कोशिश की रही थी, बार वो रुक गया है। चलिए ये बहुत अच्छी खबर है, इस पर हम तफसीलन नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन आमिर साहब जाते जाते सिर्फ 5 सेकंड है, परवेज इलाही साहब, मैं चाह रही हूं के ऊपर भी परवेज इलाही का बहरहाल एक क्रेडिट तो उनका बनता है कि उन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही के बाद जो अपने ख़ानदान के अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बाद में ज़लक ज़रूर थे, अयूब खान से उन्होंने अगेंस्ट शुरू किया था नवाब कालाबाग के। दिल दुखता है उनको। चौधरी परवेज इलाही के साथ जो एक हो रहा है, और ये क्लियरली नाजायज़ है कि एक मुकदमे से छुटते हैं फिर पकड़ लेते हैं फिर पकड़ लेते हैं, तो ये उनकी ये दाद तो देनी पड़ती है कि वो इस खानदान की ये रवायत नहीं रही भी चौधरी ज़हूर इलाही के बाद तो वो इनकलाबी बन गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।